Everybody, welcome back to my channel. So in this video we will do the chapter 3 from our business studies class 12, which is business environment. So what is the meaning of business environment? Business environment refers to all the external forces दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है ये सम टोटल होता है एक्सटर्नल फोर्सेस का, जो कि अफेक्ट कर सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को। ये बैडली भी इफेक्ट कर सकते हैं और अच्छे तरीके में भी इफेक्ट कर सकते हैं। अब एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस प्रेजेंट होते हैं और अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। सो these forces can affect the performance of the organization either in the positive or in negative manner। यानी कि जो इनका इम्पैक्ट होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इन फेवर ऑफ अ फर्म्स प्रोडक्ट इंक्रीजेज द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। यानी कि अगर कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस में चेंज आ रहा है तो कुछ फर्म के ये फेवर में होगा। क्या पता कि जो चेंजेस आए हैं वही चेंजेस यानी कि वही वाले प्रोडक्ट्स वो फर्म प्रोड्यूस करती हो तो उनके ये फेवर में होगा। इनसे क्या होगा, उनके जो प्रोडक्ट होंगे उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा बना पाएंगे। ऑन द अदर हैंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। और वहीं पे अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी यानी कि स्टेबल नहीं होगी जो गवर्नमेंट है तो इसका एडवर्स इफेक्ट होगा उसकी परफॉर्मेंस पे। जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं ये आउटसाइड द प्रीव्यू और कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ये आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर ये इसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। अब फीचर कौन कौन से होते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। सो इसके लिए देखेंगे हम ये डायग्राम जो हमें दिया है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब इन्हें डिटेल भी पढ़ते हैं। एग्रीगेट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। अ बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज। यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ये एग्रीगेट होता है सारे एक्सटर्नल फोर्सेज का, या फिर हम कह सकते हैं सम टोटल होता है। जैसे कि इंडिविजुअल्स हो गए, फर्म्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, लीगल मैटर हो गए, ये सभी आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। और ये जो होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस ये इफेक्ट कर सकते होते हैं जो परफॉर्मेंस होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, आइदर जैसे कि मैंने आपको बताया नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ होगी तो हम उसे अपॉर्चुनिटीज़ कहेंगे, और अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट होगा या फिर नेगेटिव चेंजेस हो गए तो हम उनको थ्रेट से डिनोट करेंगे। इंटररिलेटेड, जो ये सभी फोर्सेस होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के ये इंटररिलेटेड होते हैं। यानी कि अगर एक में चेंज आएगा तो दूसरे में आएगा, यानी कि ये इंटररिलेटेड होते हैं। जैसे कि कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज हो गया तो जो कंज्यूमर की डिमांड होगी ड्यूरेबल्स के लिए वो भी बढ़ जाएगी। एवर चेंजिंग, जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है ये स्टेबल नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है, यानी कि ये डायनेमिक होता है। जैसे कि कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस ये भी बदलते रहते हैं। टेक्नोलॉजी में भी चेंज आते रहते हैं। पॉलिटिकल कंडीशंस भी बदलती रहती हैं। न्यू गवर्नमेंट आ गई तो उसकी न्यू पॉलिसीज होगी, और आ गई तो और होगी, और ये चेंज कंटिन्यूसली करते रहते हैं। अनसर्टेन, the dynamism in the forces of a business environment implies that they are highly uncertain and cannot be predicted easily। एज वी नो जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो डायनामिक होता है, इसकी वजह से जो फोर्सेस होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के उनका क्या रिजल्ट होगा या फिर आगे जाके क्या होगा वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये हाईली अनसर्टेन होता है, यानी कि हम इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर इज अनसर्टेन। कॉम्प्लेक्स, जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है ये एग्रीगेट होता है डिफरेंट इंटररिलेटेड फोर्सेस का, जिसकी वजह से ये इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रिलेटिव, अ बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटिव इन नेचर। जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो रिलेटिव होता है नेचर में, और ये डिफर करता है रीजन टू रीजन डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर। जैसे कि अलग अलग रीजन्स की अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स होंगे और अलग अलग कंडीशंस होगी। लाइक हिंदू पूजा करते हैं, मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं,
सो फ़र्क आ गया, तो उनकी जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस होंगे वो भी अलग अलग होंगे। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, जनरल बिजनेस इन्वायरमेंट, जो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट कर देता है जो परफॉर्मेंस होती है, और जो जनरल इन्वायरमेंट होता है वो इनडायरेक्टली करता है। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट जैसे कि अगर किसी कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस में चेंज आ गए प्रोडक्ट्स को लेकर, तो इससे जो सभी बिजनेस इंटरप्राइज होंगे वो डायरेक्टली अफेक्ट हो जाएंगी। जैसे कि अगर पहले टी पीते थे और अब लोग कॉफ़ी पीने लगे हैं, तो इससे टी की जो डिमांड है उसमें गिरावट हो जाएगी और जो कॉफ़ी की है उसमें इंक्रीज हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली अफेक्ट किया, कोई इसमें इंटरमीडियरी नहीं था। और जनरल इन्वायरमेंट की बात करें तो जैसे कि मान लो कोई पॉलिटिकल कंडीशन है, अगर उसमें चेंज आ गया तो जो हर ऑर्गेनाइजेशन होगी वो अफेक्ट होगी इससे, कुछ पॉजिटिव वे में होगी तो कुछ नेगेटिव वेज में होगी। अब आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। हियर इज अ ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। As an organization is constantly affected by various external forces, and understanding of these forces is necessary for its successful functioning। जैसे कि हमें पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार होती ही रहती है अफेक्ट एक एक्सटर्नल फोर्सेस से, तो जो इसकी अंडरस्टैंडिंग होती है उसको अंडरस्टैंड करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों ज़रूरी होता है? ताकि जो हमारी फंक्शनिंग होगी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल रहे। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में हमारे पास हैं 6 पॉइंट्स। तो चलिए अब हम जल्दी से इनको पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जब मैनेजर एनालिसिस कर लेता है बिजनेस इन्वायरमेंट के, तो उसको एनेबल हो जाता है कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ और फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी ले सकता है। एज वी नो, फॉर एग्जांपल जैसे कि व्हाट्सएप था, उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, यानी कि उन्होंने जो उसकी यानी कि काम कर रहे हैं व्हाट्सएप में, उन्होंने देखा कि कोई ऐसा चैटिंग ऐप नहीं है, तो इससे क्या हुआ, उन्होंने चैटिंग ऐप बनाया जिसमें कि वॉइस कॉल भी कर सकते हैं और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के बाद भी बहुत सारे चैटिंग ऐप आए बट उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। यानी कि जो एक व्हाट्सएप था वो अपना बेंचमार्क सेट कर गया। तो यानी कि अगर उन्होंने भी बिजनेस एनवायरनमेंट की एनालिसिस की, तो अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की एनालिसिस करेंगे तो हम अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से पहचान सकते हैं और फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी ले सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम नेगेटिव को भी कर सकते हैं, और नेगेटिव को ही हम थ्रेट्स कहते हैं। और जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं बहुत सारे थ्रेट्स और नेगेटिव सिग्नल्स, तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं टाइमली और उन चीज़ों को सुधार सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पहले बहुत नुकसान होने वाला था, बट अगर जब आप स्टडी कर लोगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो वो नुकसान के चांसेस है वो कम हो जाए। जैसे मान लो पहले 75% होने वाला था, लेकिन अब क्या पता कम हो के वो 20% ही रह जाए। अकमुलेशन ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज, जो बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी होती है ये बहुत सारे इनपुट्स देती है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के लिए। बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे यूजफुल इनपुट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के लिए। ऑन द अदर हैंड, और जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है एज अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस होंगी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उनके लिए भी एज एक्ट करता है। थस इसी वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड इट्स इन्वायरमेंट एंड use those resources from it that are required for the production of the goods and services in demand। बट हाँ, बिजनेस इन्वायरमेंट ये भी कहता है हमें साथ ही कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो उनकी जो एलोकेशन करनी है हमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मैनर में करनी है, जिससे कि वेस्ट कम हो, बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा अवेल कर सकें। एडजस्टमेंट टू चेंज, एज वी नो, हम जब बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर लेते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पास यूजफुल इंसाइट्स आ जाते हैं, जिससे कि वो बहुत सारे जो चेंजेस होंगे एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, उन चेंजेस में वो अच्छे से अडेप्ट हो सकते हैं बेटर मैनर में। फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेती है बहुत सारे थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज, अकॉर्डिंगली
उन्हीं नेगेटिव और पॉजिटिव चेंजेस को देख के वो सुटेबल प्लान एंड पॉलिसीज को बनाता है। इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस। सो ऑर्गेनाइजेशन दैट केयरफुली study their business environments and accordingly adopt suitable plans and policies are better able to improve their performance in long run। जो ऑर्गेनाइजेशन केयरफुली स्टडी कर लेती हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को और उनको एनालिसिस करने के बाद, उनकी स्टडी करने के बाद अच्छे प्लान और पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर लेती है, तो वो लॉन्ग रन में उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बेटर होगी। बेटर के बाद वो सर्वाइव भी करेंगे, प्रॉफिट भी कमाएंगे और हायर लेवल पे जाएंगे। सो इसी वजह से जो बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती। डायमेंशंस, कंपोनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। सो हियर आर द फैक्टर्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो ये 5 तरह के होते हैं: इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल। सॉरी। सो इसके बाद क्या आता है, फॉलोइंग आर द डायमेंशंस ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो अब हम जानेंगे कि ये जो अलग अलग डायमेंशंस होती हैं इनमें क्या क्या होते हैं और इनके एग्जांपल क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इकोनॉमिक। सो इकोनॉमिक क्या कंसिस्ट करता है? चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल यानी कि जो पैसे की रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को ये कंसिस्ट करता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, इनकम हो गई, स्टॉक हो गया, मार्केट इंडाइसेस हो गए, यानी कि जो उतराव चढ़ाव आते हैं। उसके बाद सोशल में कौन से आ जाते हैं सोशल फोर्सेस, यानी कि जैसे कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन, सेलिब्रेशन, यानी कि जो हमारे धर्म और ऐसी या सोसाइटी के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें इसमें आ जाती है। टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स ये कंसिस्ट करते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स ऑब्सोल्यूट, यानी कि जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे प्रोडक्शन में वो अब बेहतर नहीं रही है, उसकी एक तरह से डेप्रिसिएशन हो चुका है, तो इससे भी चेंजेस आएंगे। उसके बाद हमारे पास 2 और हैं, विच इज़ लीगल एंड पॉलिटिकल। सो लीगल में आ जाता है जो कि लीगल में आ जाते हैं जैसे कि जो लॉज एंड एक्ट्स पास्ड हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इसके एग्जांपल जैसे लॉ सच एज कंपनी एक्ट एंड ट्रेड यूनियन एक्ट, ये इसके एग्जांपल हो गए। पॉलिटिकल में यानी कि जो पॉलिटिकल कंडीशंस और सिचुएशन उनमें चेंज आ जाने, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चेंज आ गया गवर्नमेंट में, जो कि एक चेंज आ गया गवर्नमेंट में, तो जो वो गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उसके बाद वो गवर्नमेंट जो न्यू आएगी वो भी पॉलिसीज़ में और रूल्स में चेंज लाएगी। तो ये एक तरह की यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काइंड ऑफ सिचुएशन। यहाँ पे हमारे पास एक और डायग्राम आ गया, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर दैट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। यहाँ पे हम कुछ मैक्रो इकोनॉमिक के फैक्टर देख पा रहे हैं जो फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इनको भी डिटेल में देख लेते हैं हम। फेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन विच दे ऑपरेट। The policies followed by business organizations in the developed country are different from the policies followed by the companies in developing country। तो ये लाइन हमें ये बता रही है कि जो पॉलिसीज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉलोड होती है डेवलप्ड कंट्री में वो अलग होंगी, जो कि पॉलिसीज़ यानी कि जो पॉलिसीज़ होंगी वो अलग होगी जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की गई हैं डेवलपिंग कंट्री द्वारा। डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री की अलग अलग होंगी। जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो जाता है जो फेज़ होती है डेवलपमेंट की ऑफ इकोनॉमी जिसमें कि वो ऑपरेट कर रहा होता है। सो नेक्स्ट वी हैव, थोड़ा सा बोरिंग होता जा रहा है ये यहाँ से, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नेमली कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर गवर्न्स द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन अ कंट्री। यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर है, नेमली जैसे कि कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रक्चर होगा ये
ये रूल करेगा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कंट्री में, यानी कि उनको अफेक्ट करेगा और उनको यानी कि कंट्रोल करके रखेगा। कैपिटलिस्ट वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें यानी कि ये प्राइवेट ओनरशिप होती है। सोशलिस्ट यानी में जिसमें कि पब्लिक ओनरशिप होती है। मिक्स्ड यानी कि जिसमें दोनों बराबर की होती हैं। Infrastructure. The availability or lack of infrastructure facilities has positive or negative impact on the functioning of business enterprise. यानी कि जो infrastructure facilities हैं उनका lack या फिर availability होती है तो उनसे जो पॉजिटिव रिजल्ट भी हो सकता है और नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकता है जो फंक्शनिंग होती है बिजनेस इन्वायरमेंट की। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है तो ये पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा, और अगर नहीं बना हुआ है तो शायद वो नेगेटिव वे में जाएगा, शायद नहीं पक्का ही जाएगा। सो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज नेशनल इनकम एंड रेट ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट डिपिक्ट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं जैसे कि नेशनल इनकम हो गई, रेट ऑफ सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट होगा, ये हमें शो करते हैं, ये प्रेजेंट करते हैं कि क्या लेवल है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, और देयर बाय जो अवेलेबिलिटी होती है वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की, और इसी से हमें पता चलता है कि हमारे पास कैसी कैसी अवेलेबिलिटीज़ है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की। सो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा था इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी कंट्री इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 में। तो तब की हम कंडीशन देखते हैं कि कैसी थी इकोनॉमिक कंडीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया कैन बी राइटली सेड टू बी स्टैगनेंट, यानी कि कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही थी या फिर बहुत ही ज़्यादा लो ग्रोथ थी। तो ऐसा हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट था इंडिया में। द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कुछ ये हमें दिए गए हैं करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हमारी कैसी थी, पर हम इनको इकोनॉमिक में भी पढ़ लेते हैं, बट एक बार हम गो थ्रू हो ही लेते हैं। जो एग्रीकल्चर था वो डोमिनेट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी ज़मींदारी सिस्टम चल रहा था। नियरली 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वॉज एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर, यानी कि जो हमारी 70% टोटल पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में थी, और जो 30 थे वो किसी और सेक्टर में थे। मोर देन 85% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्ड इन द विलेजेस, यानी कि जो रूरल एरियाज था, जो रूरल एरियाज थे उसमें पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा थी। 85% हमारी रूरल एरियाज में थी यानी कि विलेजेस में, और जो 15% है वो यानी कि अर्बन एरियाज में थी यानी कि शहरों में। फोर्थ, ऑब्सोल्यूट एंड बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी, जो कि यूज़ की जाती थी प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर दोनों में। देयर वॉज अ लैक ऑफ गुड पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। गुड पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के लैक की वजह से जो हमारे गुड पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के लैक की वजह से जो हमारा डेमोग्राफिकल फाइल था, सॉरी मैं आई थिंक अगर मैंने गलत स्पेलिंग बोल दी हूँ, तो जो डेमोग्राफिकल प्रोफाइल था वो बहुत ही गिरा हुआ था इसके लैक की वजह से, क्योंकि हमारे पास अच्छी सहूलतें थे नहीं थी, इसीलिए अगर लोग पैदा भी हो रहे थे वो मर जाते थे, और जो जिंदा थे वो भूखमारी वगैरह या फिर सही टाइम पे सही मेडिसिन ना मिलने की वजह से मर जाते थे। कम्युनिकेबल डिजीजेज वर वाइड स्प्रेड, जो यानी कि एक दूसरे से जो फैलते थे वो बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड थे, जैसे कि फेमाइन वगैरह, भूखमारी। अब मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे जो डेवलपमेंट प्लान्स थे इंडिया में, उनके क्या ऑब्जेक्टिव थी? तो जो डेवलपमेंट प्लान्स थे इंडिया में वो फॉर्मुलेटेड किए गए थे 4 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स के साथ: रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, डेवलपमेंट ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न। यानी कि ये वैसे हमने जो हमारे 5 ईयर प्लान थे उनमें भी यही थे: सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और एक मॉडर्नाइजेशन, ये वही हैं। सो आप इनको वहीं पे पढ़ लेना, ये फिलहाल हमारे लिए इतने ज़रूरी नहीं है। हमारे चैप्टर के लिए आप इनको मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप इनको उसमें से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये एक बार जस्ट गो थ्रू होने वाली चीज़ें हैं, इनको आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आई डोंट थिंक हमें इनको खुद करना पड़ेगा।
और नेक्स्ट हमारे पास आती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP 1991। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इकोनॉमिक में भी आता है और हमारे बिजनेस में भी आता है, यानी कि हम इसको दो दो जगह पे कर रहे हैं। जो हमारी NEP पॉलिसी है, आपको इसको बस थोड़ा सा यानी कि डेट वगैरह को याद रखना है। एक बार हम थोड़ा सा गो थ्रू हो लेते हैं, क्योंकि ये 2024 to 25 पे सेशन में ये डिलीटेड थी। अब जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, तो इसके क्या क्या ब्रॉड फीचर थे, तो इसके ब्रॉड फीचर थे डी लाइसेंसिंग, यानी कि अब लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लाइसेंस राज खत्म हो गया था। डी रिजर्वेशन, यानी कि जो पहले यानी कि जो गवर्नमेंट द्वारा जो रिज़र्व थी वो कम हो गई थी पहले, यानी कि वो कम होते होते 3 ही या 4 ही रह गई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगी वो भी बाद में। डिसइन्वेस्टमेंट हो चुकी थी, यानी कि सेल हो चुकी थी, जो जो गवर्नमेंट के सेक्टर थे वो प्राइवेट के हाथों में चले गए थे। इंक्रीज़ हो चुका था जो फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन है, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो 100% अलाउड कर दी गई थी। लिबरलाइजेशन हो चुकी थी, जो इंपोर्ट की टेक्नोलॉजी थी, यानी कि जो इंपोर्ट सब्सिट्यूशन वगैरह था वो ख़त्म कर दिया गया था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का प्रमोशन हो रहा था कि यानी ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड था, उसकी इंडिया में वो इस्टेब्लिश हो चुका था, पहले वो नहीं था। अमोलाइजेशन हो चुकी थी मोनोपोलीज़ की, और जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस थे इनको ख़त्म कर दिया गया था। मोनोपोली यानी कि जो एक ही आदमी कंट्रोल होता है वो ख़त्म हो चुका था। अब ये कुछ चीज़ें हैं, ये हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं हैं। सो प्राइवेट या बट ये नवरत्न वगैरह याद कर लेना भी, कौन कौन से नवरत्न थे। एक मोनेटाइजेशन, तो जो 8 नवंबर 2016 था उसमें क्या हुआ, जो 500 के और 1000 के नोट थे उन्होंने लीगल टेंडर के स्टेटस से विड्रॉल हो चुका था उनका, यानी कि नोटबंदी के कारण जो 500 और 1000 के नोट थे वो बंद हो गए, यानी कि आप उनको करेंसी इन सर्कुलेशन के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते थे। इससे क्या हुआ, जो 86% मनी सर्कुलेशन में थी वो इनवैलिड थी, यानी कि वो काला धन था एक तरह से कह सकते हैं। इससे क्या हुआ, जब हमने नोटबंदी की तो इससे लोगों ने जो भी इनवैलिड करेंसी थी उसको बैंक में डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। इससे यानी कि काला धन यानी कि बैंक्स के आगे आया। और तो और जो कन्वर्टेबिलिटी थी डोमेस्टिक मनी की, यानी कि उसके बाद इसमें क्या हुआ कि लोग जो डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा करने लगे, जिससे कि काला धन की वर्तों कम हो गई। और कुछ जो जिनके पास ज़्यादा ही काला धन था उनको फिर इनकम टैक्स का भी सामना करना पड़ा, और उन लोगों का भी पता चला जो कि इनकम टैक्स से बच रहे थे, यानी कि जो इनकम टैक्स खा रहे थे उनके ऊपर भी हैवी पेनल्टीज लगी। इसका हुन व्हाट इज़ द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन, तो ये वैसे 2025 की जो एग्ज़ाम थे उसमें ये क्वेश्चन आया था। आई एम नॉट रिमेंबरिंग द वेटेज, बट डिमोनेटाइजेशन के एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसका एम क्या था, कर्ब करना करप्शन को, यानी ख़त्म करना इलीगल एक्टिविटीज़ को, अनट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अकोमुलेशन करनी ब्लैक मनी की, यानी कि उनका पर्दाफाश करके उसको ख़त्म करना। अब डिमोनेटाइजेशन के क्या क्या फीचर होते हैं। मेजर ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लैक मनी होल्डर हैड टू डिक्लेयर द अनअकाउंटेड वेल्थ एंड पे टैक्सेस एट पेनल्टी रेट्स, यानी कि जिनके पास काला धन था उनको अपने जो भी अनअकाउंटेड वेल्थ थी, यानी कि जो कि बैंक्स के अकाउंट में नहीं आ रही थी, यानी कि वो छुपा के रख रहे थे, वो भी उनको सामने लानी पड़ी, फिर ही कन्वर्ट कर पाते थे वो। एंड उनको हैवी टैक्स और पेनल्टीज को भी पे करना पड़ा, जिससे वो बच रहे थे टैक्स चोरी करने के लिए। मेजर टू अवॉइड टैक्स इवेशन, इंडिकेटिंग गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट टैक्स एवेजन, टैक्स एवेजन को रोकने के लिए भी ये एक तरह का मेजर था, इंडिकेट कर रहा था कि गवर्नमेंट अब टैक्स एवेजन को टॉलरेट नहीं करेगी, यानी कि जो लोग टैक्स नहीं भर रहे थे, टैक्स चुरा रहे थे। मेजर ऑफ चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फाइनेंशियल सिस्टम बाय डिपॉजिटिंग मनी इन बैंक्स, यानी कि अब जो जितनी भी लोग सेविंग रखते थे अब वो उनके पास नहीं, वो बैंक के पास आ गई, क्योंकि इससे डिजिटलाइजेशन भी लीड हुई।
इससे क्या हुआ, जो भी जितना भी लोगों के पास धन था वो सरकार के सामने आया कि इनके पास कितना धन है। क्रिएट कैशलेस और कैशलाइट इकोनॉमी, यानी कि जब उन्होंने जो करेंसी थी ये 500 वाली और 1000 वाली, जब इनको बंद कर दिया गया तो कैशलेस इकोनॉमी हो चुकी थी, क्योंकि ट्रांजैक्शनें कंप्लीट नहीं हो पा रही थी इतनी, तो लोग जाके सारा डिपॉजिट कर रहे थे, जिससे कि डिजिटलाइजेशन हुई। लोगों ने पेटीएम जैसे ऐप को यूज़ करना शुरू कर दिया ट्रांजैक्शंस के लिए। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, मनी रेट्स यानी कि जो कैश ट्रांजैक्शन थी वो डिक्रीज़ हो गई, बैंक डिपॉजिट और जो फाइनेंशियल सेविंग है वो इंक्रीज़ हो गई। प्राइवेट वेल्थ, जो प्राइवेट वेल्थ थी उसमें डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि कुछ जो हाई डिमोनेटाइज नोट्स थे वो रिटर्न ही नहीं हुए, जिससे कि प्राइवेट वेल्थ में डिक्लाइन हो गया। पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि सरकार पे। डिजिटलाइजेशन में इंक्रीज़ हो गया। जो रियल एस्टेट के प्राइस थे उनमें भी गिरावट हो गई थी। जो टैक्स कलेक्शन था वो इंक्रीज़ हो चुका था। और इसी के साथ दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट और गाइस, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मीट यू सून इन अनदर वीडियो। थैंक यू।